Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of College Pakpatan. Assalamu alaikum. I am Dr. Alada, PhD scholar. Inshallah, I will be with you in this course Biodiversity in MSc Zoology 4th semester. It is our first lecture, which is about introduction and types of biodiversity. Let us start our first lecture. Biodiversity. What is biodiversity? The number and variety of plant, animal and other organisms that exist in an ecosystem is known as biodiversity. बायोडाइवर्सिटी बेसिकली जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. इट मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ. तो वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट विदिन अ स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज जो है उसकी मुख्तलिफ जो वैरायटीज हैं किसी भी एरिया के अंदर जो पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है क्या है, मेजरमेंट है. किस चीज की? मेजरमेंट ऑफ variety of organism present in different ecosystems such as marine ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, etc. अब किसी भी एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है ये ज़्यादा है कम है, इसका इन्हिसार जो है दो चीज़ों के ऊपर है. फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वहाँ की आबो हवा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है. अगर इन्वायरमेंट जो है वो फेवर करता है ऑर्गेनिज्म की, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बड़ी तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो रिच हो जाएगी. और दूसरा जो है दैट इज़ एरिया ऑफ द रीजन, कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये कौन से एरिया में मौजूद है. यानी अर्थ के ऊपर जो है मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मसलन पोलर रीजन है जहाँ पे बर्फबारी होती है, डेफिनेटली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी. सिमिलरली जो टेम्परेट एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है या टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी. अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद है, क्या ये एक ही दिन में बनी है या इसके अंदर कुछ जो है वो चेंजेस आई है. तो बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन. यानी वो बायोडाइवर्सिटी जिसको आज हम देख रहे हैं ये कमोबेश 3.5 बिलियन ईयर्स लगे हैं इसको बनते बनते. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी कितनी इकसाम है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, थर्ड वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशीज, यानी एक ही स्पीशीज की हमें जो मुख्तलिफ वैरायटीज नजर आती हैं, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. सच एज अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं, हैम की बात करते हैं, तो हमें इसकी मुख्तलिफ जो वैरायटी है वो नज़र आएंगी. ब्रायलर है, लेयर है, देसी जो मुर्गी होती है, इसके अलावा मिश्री है, एट्सेट्रा. इसी तरह से स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, कि मुख्तलिफ स्पीशीज जो है उनमें कितनी वैरायटीज जो है वो मौजूद है.
तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान जो वैरायटी है डेट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। थर्ड वन जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, जैसा कि पोलर रीजन है, जैसा कि पैसिफिक रीजन है, ओरिएंटल रीजन है। तो मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं इसकी इसमें जो है वो इकोसिस्टम डेफिनेटली मुख्तलिफ होंगे। जब इकोसिस्टम मुख्तलिफ होगा तो अल्टीमेटली डाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्सिटी वो भी मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम के अंदर वैरायटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। वजह क्योंकि वहाँ पे ग्रास अवेलेबल होगी। ग्रास जो है ये किसी भी फूड चेन जो होती है इसको इनिशिएट करती है, यानी ये पहला स्टेप है फूड चेन का। तो डेफिनेटली अगर प्लांट ज़्यादा होंगे उनको खाने वाले भी ज़्यादा होंगे, जब उनको खाने वाले ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो एक वसी वैरायटी जो वो ऑर्गेनिज्म की वो अवेलेबल होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये कैसे है, इसमें क्या कुछ जो है वो होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल विद इन अ स्पीशीज और विद इन अ पॉपुलेशन। यानी अगर हम एक स्पीशीज को लेते हैं तो उसके अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन जब दो ऑर्गेनिज्म होंगे सेम स्पीशीज के तो उनके अंदर क्या होगा, डीएनए वेरी करेगा। ये जो वेरिएशन पाई जाती है, ये जो डीएनए के अंदर चेंजेस पाई जाती हैं, डीएनए के अंदर जो वैरायटी पाई जाती है, ये वजह बनती है बायोडाइवर्सिटी की। The magnitude of variation in genes of species increases with increase in size and environment parameters of the habitat. अब जीन जो है ये चेंज कैसे होते हैं, तो इसके ऊपर जो है इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है। इसके अलावा जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जैसा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वगैरह होती हैं, ये कुदरती तौर पे जो है ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है इसको चेंज करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस में जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये वजह बनती है वेरिएशन इन जीन्स। इस वेरिएशन की वजह से जो जेनेटिक मेकअप होता है वो पेरेंट्स का और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस। अब इसके फायदे क्या है, यानी जेनेटिक मेकअप चेंज होता है तो इससे क्या होता है। सबसे पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो नई स्पीशीज मंजर आम पर आती है, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। एवोल्यूशन नाम ही इस चीज का है कि जब जेनेटिक मेकअप के नतीजे में कोई नई स्पीशीज जो है वो मंजर आम पर आती है। दूसरा इसका फायदा क्या है, इट इज यूजफुल इन अडेप्टेशन टू चेंजेस इन एनवायरमेंट कंडीशंस। अब डेफिनेटली एनवायरमेंट जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसके अंदर चेंजेस जो है टाइम टू टाइम जो है वो आती रहती हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही सर्वाइव करते हैं जो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम अडेप्टेशन करते हैं, यानी मोडिफिकेशन विद एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज अडेप्टेशन। तीसरा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसका बड़ा जो फायदा है वो क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। इससे हमें एग्रीकल्चर में बड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है और डेवलपमेंट जो होती है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी के नतीजे में जो है वो हम मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो है वीड्स की, क्रॉप्स की हम जो है वो हासिल कर रहे हैं। सेकंड वन जो बायोडाइवर्सिटी की टाइप है दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इट डिस्क्राइब द वैरायटी इन द नंबर एंड अबंडेंस ऑफ द स्पीशीज विद एन रीजन। किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा पाई जाती है तो इट इज कंसर्न विद स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका ताल्लुक जो होगा वो किसके साथ होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी के साथ होगा। अब अबंडेंस क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोई भी जानदार जो होता है
वो जिस माहौल में रह रहा होता है वहाँ पर 2-3 फैक्टर जो होते हैं वो उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी अगर जानदारों को फूड ज़्यादा मिलती है तो उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। दूसरा जो है शेल्टर है, कि ऑर्गेनिज्म जो है इनको मुख्तलिफ जो थ्रेट्स होते हैं उनसे अगर जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है तो भी उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है सूटेबल एरिया या सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर रिप्रोडक्शन, यानी अगर एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है, रिप्रोडक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस जो है वो मुहैया कर रहा है, तो डेफिनेटली जो भी स्पीशीज होगी उसकी तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होगा। To accurately determine species diversity, both the species richness, which is the number of different species, and relative abundance, which is the number of individuals with each species must be considered. अब अगर हम किसी भी एरिया के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, हम वहाँ पे दो चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन सी? स्पीशीज रिचनेस, कि वहाँ पर स्पीशीज कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीशीज कितनी ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कि स्पीशीज कितनी वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ टाइप की मौजूद है। जबकि रिलेटिव अबंडेंस से मुराद क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ईच स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज जो है उनके आगे जानदार कितने हैं। मसलन फर्ज कर लें, अगर हम जो है वो हैन की बात करते हैं तो हैन जो है उनकी आगे वैरायटी कितनी है। हैन एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज की आगे जो वैरायटीज हैं वो कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। थर्ड वन जो है द स्पीशीज रिचनेस डिपेंड लार्जली ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो स्पीशीज रिचनेस है इसका इन्हिसार जो होते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन मसलन अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। मसलन पानी अवेलेबल नहीं होता है, पानी तमाम जानदारों की बेसिक नीड्स है। वहाँ पे वेजिटेशन बहुत लिटल होती है, वहाँ वेजिटेशन जो है वो किसी भी फूड चेन को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है वो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, उनको खाने वाले हर्बीवोर्स जो वो ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली वो वाला एरिया जो होगा जिसको ग्रास लैंड इकोसिस्टम कहते हैं वहाँ पर आपको स्पीशीज जो है वो ज़्यादा नजर आएगी। When a species is confined entirely to a particular area, अगर हम किसी स्पीशीज को किसी मखसूस एरिया के साथ मखसूस कर देते हैं तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। यानी कि पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई स्पीशीज जब वो पाई जाती है, मिसाल के तौर पर जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू पाए जाते हैं, तो कैंगरू की प्रेजेंस जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक एंडेमिक स्पीशीज है। अब थर्ड वन जो है डेट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इकोसिस्टम, इको जो है इकोसिस्टम जो है बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर हम इकोसिस्टम को छोटी से छोटे पॉइंट के ऊपर लेते हैं तो जो एक गिरा हुआ दरख्त है उसका एक इकोसिस्टम है, उसमें बायोटिक फैक्टर भी है, उसमें एबायोटिक फैक्टर भी है। और अगर हम इस इकोसिस्टम को ब्रॉड टर्म में लेते हैं तो ये पूरा बायोस्फीयर जो है दैट इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है क्या करती है? इट डिस्क्राइब्स द असेंबलेज एंड इंटरेक्शन ऑफ द स्पीशीज लिविंग टुगेदर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए गिवन एरिया। जाहिर बात है कोई भी स्पीशीज है वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है तो वहाँ पर अपने इन्वायरमेंट के साथ उस स्पीशीज का इंटरेक्शन होगा, वो अपने इन्वायरमेंट से अपनी बेसिक नीड्स जो है उनको पूरा करेगी। मसलन अगर वो स्पीशीज हर्बीवोर्स है तो उसको जो है वो प्रोड्यूसर चाहिए, प्लांट चाहिए, तो प्लांट के लिए वो क्या करेगी? वो अपनी खुराक हासिल करने के लिए हद शब्द जो होंगी इनके ऊपर इन्हिसार करेगी। इसी तरह से अब जो हद शब्द होगी
उनको भी जो है वो वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन भी चाहिए स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो कोई भी स्पीशीज जो होगी वो जिस माहौल के में रहेगी उस माहौल के साथ उसका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, और उस माहौल के जो फिजिकल फैक्टर्स होंगे वो स्पीशीज के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी एरिया के अंदर जो है वो वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, अब वहाँ पर जो स्पीशीज मौजूद है वो क्या करेगी? दो ऑप्शन है, या तो वो स्पीशीज जो है उसकी उसको थ्रेट्स होगा, ख़तरा होगा ख़त्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का, और या फिर जो है वो स्पीशीज माइग्रेट करेगी। अब अगर माइग्रेट करेगी तो डेफिनेटली वो स्पीशीज उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर कम हो जाएगी, जिस एरिया के अंदर वो जाएगी वहाँ पर उसका इजाफा हो जाएगा। तो इसी तरह से इट लेट्स वैरायटीज ऑफ हैबिटेट्स, यानी इकोसिस्टम का कंसर्न जो है ये हैबिटेट के साथ है। हैबिटेट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। मसलन अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश पानी के अंदर रहती है, उसका हैबिटेट पानी है। जब वो पानी के अंदर रहती है तो वहाँ पर जो है वो बायोटिक कम्युनिटीज, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन बायोस्फीयर, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल के ऊपर लेते हैं इकोसिस्टम को, यानी बायोस्फीयर के अंदर, तो मुख्तलिफ जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ये उनके अंदर प्रोसीड होंगे। मसलन जैसा कि पैरासिटिज्म है, जैसा कि कमर्शलिज्म है, जैसा कि प्रीडेशन है, वगैरह वगैरह। दीज आर कम्युनिटीज इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं, और इकोसिस्टम के अंदर जो है उनकी वैरायटी को इंक्रीज करने की वजह बनती है। इट आल्सो टेल्स अबाउट द डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम। इससे ही हमें पता चलता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी है, आया कि वो रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, या फिर वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम है। मिसाल के तौर पर लैंडस्केप लाइक ग्रास लैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, जहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है ये पाई जाती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ रिचनेस। रिचनेस की वजह से होती है, ट्रॉपिक लेवल की वजह से होती है, एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फूड वेब्स, एनर्जी फ्लो, रोल ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज एंड वेरियस रिलेटेड बायोटिक इंटरेक्शंस। यानी ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी जो है उसके इंक्रीज होने की वजह बनते हैं। ट्रॉपिक लेवल मिसाल के तौर पर बेसिक ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स का है, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर का सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, थर्ड वन है। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज करता जाता है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी तादाद कम होती जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 1000 पौधा है किसी इकोसिस्टम के अंदर, उनको खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज हैं, वो 100 हो सकते हैं। अब उस 100 स्पीशीज को खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो 50 हो सकते हैं, 50 को खाने वाले जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर 10 होंगे, 10 को खाने वाले जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे वो 5 होंगे, एटसेट्रा। क्वार्टरली कोई 1-2 हो सकते हैं। तो ये ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं ये किसी भी इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी जो होती है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी फ्लो जो है ये बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, इनमें एनर्जी का लेवल जो होता है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जब इनको हर्बीवोर्स खाते हैं तो यही एनर्जी फ्लो करके हर्बीवोर्स में चली जाती है, हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर खाते हैं तो यही एनर्जी कार्निवोर्स में चली जाती है, और आगे सो ऑन जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यही कहता है कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट विद एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जो होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब हमारे माइंड में शायद ये आता है कि एनर्जी तो कम हो रही है, हर लेवल के ऊपर हम कह रहे हैं कम हो रही है, तो एनर्जी कमी की तरफ जा रही है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहे हैं उस एनर्जी को प्लस कर लें, प्लस वो जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं उसको ले लें, तो हर लेवल के ऊपर आपको एनर्जी की मकदार जो है वो कांस्टेंट ही मिलेगी।
ठीक है। इसी तरह से एक और फैक्टर जो है वो है रोल ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज, कि किसी इकोसिस्टम के अंदर अगर स्पीशीज जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो उसको हम डोमिनेंट स्पीशीज कहेंगे। तो डोमिनेंट स्पीशीज में क्या होता है कि कंपटीशन पाया जाता है स्पीशीज टू स्पीशीज के दौरान और स्पीशीज टू अदर स्पीशीज के दौरान, और इस कंपटीशन के अंदर जो स्पीशीज दूसरे को सप्रेस कर लेती हैं, दूसरे को जो है वो कम कर देती हैं, दूसरे को जो है वो सप्रेस कर लेती हैं, तो जो अपीयर होने वाली स्पीशीज होती है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट स्पीशीज। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड चेन के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं जिसको हम बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं, जैसा कि प्रीडेशन है, कमर्शियलिज्म है, पैरासिटिज्म है, एटसेट्रा। Such types of diversity can generate more productive and stable ecosystems of communities capable of tolerating various types of stresses like drought, flood, etc. अब डाइवर्सिटी जो है किसी भी एरिया के अंदर जो है वो प्रोडक्टिव हो सकती है और स्टेबल जो है इकोसिस्टम को स्टेबल कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी एरिया के अंदर अगर जो है वो कोई ड्रॉट आई है तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो है सरवाइव करने की एबिलिटी जो होती है उसको जनरेट कर लेते हैं, यानी उस माहौल को बर्दाश्त करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है, पैदा हो जाती है। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन में जो है इसी चीज़ का नाम है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक फिट कर लेते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एंड काजेज टू स्प्रेड द स्पीशीज। वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फैल जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी स्पीशीज को आगे जो है वो बढ़ाते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी नहीं पाई जाती, यानी कि वो ड्रॉट या एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो होते हैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, दे विल एक्सटेंक्ट एंड अल्टीमेटली वो सफाई हस्ती से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं वर्ल्ड के में अर्थ के ऊपर तो हमें पता चलता है कि इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं है तो फिर कैसी है, वेरीज, मुख्तलिफ है, ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज विदन रीजन्स, यानी दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ जो वैरायटी है स्पीशीज़ की वो हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। अमंग अदर फैक्टर्स सच एज डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जिसको बायोटा कहते हैं, डिपेंड ऑन अपॉन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड, सॉइल, जियोग्राफी एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अब अगर हम देखते हैं कि किसी एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है इसका इन्हिसार जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर होती है। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल जो होती है, तो जिन एरिया के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होगी अल्टीमेटली वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी अल्टीमेटली वहाँ पर आपको जो है वो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा मिलेगी। सिमिलरली टेम्परेचर है, अगर डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हार्श टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने आप को छुपाते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करने की इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर उनमें एबिलिटी नहीं होती है, लिहाजा वहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत कम मिलेगी। इसी तरह से सॉइल जो होती है ये बहुत ज़्यादा फेवर करती है, अगर सॉइल जो है वो ज़रखेज़ है, फर्टाइल है, तो वहाँ पर हमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो है इनकी कसीर तादाद मिलेगी, और अगर जो है वो सॉइल जो है वो उनमें जो ह्यूमस मौजूद नहीं है वो साल्टी है या फिर उसके अंदर जो है वो सैलिनिटी मौजूद है तो तब भी हमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी। इसी तरह से जियोग्राफिकल रीजन जो है जिसमें पैलेटिक रीजन है, ओरिएंटल रीजन है, तो ये वाले रीजन जो है ये इंडिकेट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है होल अर्थ के ऊपर वो एक जैसी नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जियोग्राफी जो है ये किस तरह से जो है वो असरअंदाज होती है, क्योंकि अगर हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो वैगनर जो है वो इस थ्योरी को पेश करता है जियोग्राफी के अंदर। वो कहता है कि कभी ये यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स जो थी ये आपस में मिली हुई थी, यानी जॉइन थी, इकट्ठी थी, इसका साइज थोड़ा था। पैसेज ऑफ द टाइम इट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डिस्टेंस क्रिएटेड बिटवीन देम। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होती गई है, ये जो अर्थ है ये भी एक्सपैंड होती गई है, और एक्सपैंड होने के नतीजे में ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए हैं। तो जब दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो इस तरह से मुख्तलिफ रीजन जो है उनके अंदर जो है वो अर्थ डिवाइड हो गई है। रेन फॉरेस्ट दैट हैव वेट क्लाइमेट फॉर ए लॉन्ग टाइम हैव पार्टिकुलरली हाई बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसे एरियाज जहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है, तो रेनफॉल जो है, एक तो ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसको फुलफिल करती है। दूसरा डेफिनेटली वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी, तो वेजिटेशन के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज थॉट टू बी अप टू 25% ग्रेटर दैन ओशनिक बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एक सिंपली कंपेयर करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, ये 25 टाइम ग्रेटर है, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर हमें ज़्यादा वैरायटी मिलेगी एज कम्पेयर टू ओशनिक बायोडाइवर्सिटी की। हालांकि ओशनिक जो है वो तकरीबन 75% जो अर्थ का एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, तो 75% ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ओशनिक के अंदर वो कम है, जबकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है, जो कि ओशनिक एनवायरनमेंट के नतीजे में बहुत कम है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो वो बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? A region with a high level of endemic species that has experienced great habitat loss। अब किसी भी एरिया के अंदर जो स्पीशीज होती हैं उनका ओरिजिन जिस एरिया से हो रहा है या जिस एरिया में उनका ओरिजिन हुआ है, और वही स्पीशीज जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी एक एरिया है जहाँ से वो स्पीशीज पैदा हुई है, अब उस एरिया से वो डिस्ट्रीब्यूट होके मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से, यानी जिसको हम डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो स्पीशीज स्प्रेड हो गई है। और इस तरह से मेजोरिटी आर फॉरेस्ट एरिया एंड मोस्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। अब वो स्पीशीज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो ज़्यादातर जो है वो फॉरेस्ट एरिया में चले गए हैं, और कुछ ट्रॉपिक एरिया में जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो वो एरिया जहाँ से वो पैदा हुई है उस एरिया को, उस जगह को, उस रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। कोलंबिया इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बायोडाइवर्सिटी। कोलंबिया को बायोडाइवर्सिटी के हवाले से बहुत जाना जाता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विद द हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीशीज बाय एरिया यूनिट वर्ल्ड वाइड। अगर हम पूरी दुनिया का कंपेयर करके देखते हैं कोलंबिया के साथ, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो स्पीशीज का रेट है स्प्रेड होने का, वो एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड वो ज़्यादा है। इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? स्पीशीज that are not found naturally anywhere else। ऐसी स्पीशीज जो कुदरती तौर पर हर जगह मौजूद नहीं होती हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। About 10% of the species of the earth can be found in Colombia। अगर हम पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो पूरी दुनिया की जो स्पीशीज है उनका 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर कोलंबिया के अंदर पाई जाती है। 34% बायोडाइवर्सिटी जो है वो आइडेंटिफाइड है, यानी उसके बारे में हम जानते हैं। दे वंस कवर्ड 15.7% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, जिन्होंने ओवरऑल 15.7% अर्थ का जो एरिया है उसको कवर किया हुआ है।
86% जो हॉटस्पॉट हैबिटेट है हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्ट्रॉयड। इसको जो है वो इंसान ने या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जो हॉटस्पॉट है इसको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। द इंटैक्ट remnants of the hotspots now cover only 2.3% of the अर्थ लैंड सरफेस। अब अगर हम मौजूदा दौर के अंदर देखते हैं कि हॉटस्पॉट जो है बायोडाइवर्सिटी का वो कितना है, तो डेट इज इक्वल टू 2.3%। अब इसकी वजह क्या है? इंसान मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जो इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल लाइफ है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मसलन बियर है, बियर को गेम्स दरबार के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। मॉन्कीज हैं, इनको मुख्तलिफ एटम्स शो करने के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ जो है, ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो है, ये नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जो है, उनको डोमेस्टिकेटेड बनाया जा रहा है, यानी उसका लाइफस्टाइल को चेंज किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम हॉटस्पॉट यानी किसी स्पीशीज़ की ओरिजिन को देखते हैं कि उनका ओरिजिन हुआ है और नई स्पीशीज़ मंजर आम पर आई है, तो इस दौर के अंदर, इस ज़माने के अंदर हमें नई स्पीशीज़ का ओरिजिन बहुत कम मिलेगा। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। अब हम देखते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, इसकी मेन वजह जो है वो क्या है? वो ये है इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान का अमल दखल जो है। यानी इंसान जो है ये अपने इकोसिस्टम के अंदर जो है, जहाँ पे ये रह रहा है, वहाँ पर बहुत सारी खराबियाँ भी पैदा कर रहा है। यानी नेचुरल इन्वायरमेंट जो है इसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा तो डेफिनेटली ये वजह बनेगा बायोडाइवर्सिटी में कमी का। मिसाल के तौर पर दरख्त हैं, हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको काट रहे हैं। कहीं पे जो है वो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए काट रहे हैं, कहीं पे फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी जो है शहरों की, वो रूरल एरिया की तरफ जा रही है, जिसके नतीजे में जो कल्टीवेटेड लैंड है वो नॉन कल्टीवेटेड हो रही है। डेफिनेटली वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? वो माइग्रेट करेंगे, या फिर उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी वो लूज होगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। ठीक है। एस्केलेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। यानी इंसान की जो पॉपुलेशन है ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो बड़ी तेज़ी के साथ इंसान की आबादी का बढ़ना ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस हैज़ हैपेंड पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इंसान जो है दिन ब दिन अपनी बॉडी, अपने अंदर चेंज जो है वो ला रहा है। तो जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियां हैं इन्होंने तरक्की की है, तो इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से इंसान की ज़रूरियात जो है वो भी बढ़ी हैं, और इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कमी की तरफ जा रही है। अब हम देखते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी जो कम हो रही है, इसकी शरह क्या है, किस शरह से जो है ये डिक्रीज हो रही है। तो प्लैनेट अर्थ has lost 52% of its biodiversity since 1970, यानी 1970 से लेके अगर हम अब तक देखते हैं तो अबाउट 52% जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये हमें पता कैसे चला है? वर्ल्ड वाइड WWF जो है इसने 2014 के अंदर एक सर्वे किया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो 52% कम हो गई है। लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2012 claimed that the number of mammals, birds, reptiles, amphibians and fishes across the globe is on average about half the size it was 40 years ago। यानी कि अगर हम दुनिया के अंदर देखते हैं और इसका कंपेयर करके 40 साल पीछे चले जाते हैं, तो इस वक्त इनकी तादाद जो है ये वर्टिब्रेट की वो तकरीबन 1/2 है।
यानी आधी रह गई है। तो आधी रहने की वजह जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम इसको गर्दानते हैं तो इंसानी एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, वो इनके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती है। ऑफ द नंबर 39% अकाउंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ गॉन, इस आधे में से 39% जो है वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। 29% जो है मरीन वाइल्ड लाइफ है। 76% जो है वो फ्रेश वाटर वाइल्ड लाइफ जो है ये रिड्यूस हो चुकी है या लॉस हो चुकी है। बायोडाइवर्सिटी टुक द बिगेस्ट हिट इन लैटिन अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा हिट जो है बायोडाइवर्सिटी को किया गया है वो लैटिन अमेरिका के अंदर जब वो हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है इसकी वजूहात क्या है। तो सबसे पहली वजह जो है अल्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ द हैबिटेट, कि ऑर्गेनिज्म जो है इनको नेचुरल हैबिटेट चाहिए। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर नेचुरल हैबिटेट जो है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से एनिमल स्पीशीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। दूसरी जो बड़ी वजह है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो भी पहले से मौजूद बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होता है, उनकी बायोडाइवर्सिटी को कम करने की वजह बनता है। पाकिस्तान के अंदर इसकी अगर हम प्लांट के हवाले से एग्जांपल देखते हैं तो जो सफ़ेदे का दरख्त है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से जो है वो इंपोर्ट किया गया है। तो हमारे यहाँ ये क्या करता है, ये बहुत दूर दूर से पानी जो होता है ज़मीन के अंदर उसको जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसके नतीजे जो नीचे जो होने वाले पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से मॉडिफाइड किया गया है, तो वो किसी भी एरिया के अंदर जो पहले से एग्जिस्ट स्पीशीज़ होती हैं उनके ऊपर वो असरअंदाज होती हैं और उनमें कमी की बायस बनती है। थर्ड वन फैक्टर जो है जो कि बायोडाइवर्सिटी की लॉस का वजह बनता है दैट इज़ पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये बहुत तेज़ी के साथ कमी की तरफ जा रहा है, यानी इसके अंदर चेंजेस आ रही है। बहुत ज़्यादा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये बिगड़ रहा है, और ये बिगाड़ जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी असरअंदाज होता है, और स्पीशीज़ के गायब होने की या स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की वजह से होने की वजह वो बन रहा है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर क्लाइमेट जो होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो पैसेज ऑफ द टाइम जो है ये क्लाइमेट जो है ये कोल्डर से हॉटर की तरफ जा रहा है, और कुछ एरिया जो पहले ठंडे थे अब वो गर्म हो रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर पहले नॉर्मल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये भी बायोडाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जब वो नेचुरल सोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो मौजूद ऑर्गेनिज्म होंगे या बायोडाइवर्सिटी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी का शिकार होना शुरू हो जाएगी, और बिल आखिर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। हैबिटेट जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके रहने की जगह जो होती है उसको हैबिटेट कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब हम बायोडाइवर्सिटी के हैबिटेट को तबाह करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो गायब हो जाएगी, वो उसकी शरह जो होगी वो कम हो जाएगी। तो यही बात हम प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम पीछे 40 साल पीछे चले जाएं और प्रेजेंट इराक के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 52% बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो चुकी है, और ये एक अलार्मिंग सिग्नल है कि नेचर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
habitat loss is largely accounted for by conversion of wildland to agriculture, which now accounts for the some 30% of land globally। कि हम बढ़ती हुई आबादी के लिए जो है अपनी ज़रूरियात, यानी कि जैसे फूड है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ जो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग ज़्यादा हो रहे हैं, उनको ज़्यादा फूड चाहिए। उस ज़्यादा फूड के लिए हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए जो वाइल्ड एरिया होगा इसको यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो नॉन कल्टिवेटेड एरिया है जो कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो हैं उनको हैबिटेट मुहैया करता है। तो जब आप कल्चर करेंगे उनको, यानी उस हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट जो उसको तबाह कर रहे हैं। इन सम एरियाज इट हैज़ रिसेंटली बीन पार्शली ड्राइवन बाय द डिमांड फॉर बायोफ्यूल्स। कुछ एरियाज के अंदर हम जो है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है या ट्रस्टी इन्वायरमेंट है, हम इसको जो है वो नेचुरल फ्यूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नेचुरल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो भी जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो क्लाइमेट चेंज का एक वसी इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोग्रेसिवली सिग्निफिकेंट थ्रेट्स जो होंगे वो पैदा होंगे नेक्स्ट कमिंग जो डिकेड्स हैं उनके अंदर, यानी आने वाले दिनों के अंदर जो है क्लाइमेट अगर चेंज होते हैं तो जो स्पीशीज हैं उनको खतरात लाक होंगे और बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो कम होगी। इसी तरह से लॉस ऑफ अरेक्टिक सी आइस थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस एन इंटायर बायोम एंड बायोड। जो अरेक्टिक सी है ये भी वजह बन रहा है बायोडाइवर्सिटी की कमी की। द रिलेटेड प्रेशर ऑफ ओशन acidifications resulting from higher concentration of carbon dioxide in the atmosphere is also already being observed। इसी तरह से ओशन जो है उनके अंदर एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो रही है, यानी एसिड ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एसिड का ज़्यादा प्रोड्यूसन होना बेसिकली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक तेजाबी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना जो है ओशंस के अंदर ये भी बायोडाइवर्सिटी को कम करने की वजह बन रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे क्या हैं। तो एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड 80% ऑफ द नीड्स ऑफ द पुअर एंड ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कि हम अपनी रिक्वायरमेंट जो है इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम बायोडाइवर्सिटी से जो वो हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिचर द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, ग्रेटर द अपॉर्चुनिटी फॉर मेडिकल डिस्कवरीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू सच न्यू चैलेंजेस एज क्लाइमेट चेंज। कि अगर किसी एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इस ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का उस मुल्क को, उस एरिया को फ़ायदा है। किस नुक्ता नज़र से फ़ायदा है, मेडिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत सारे जो है वो अद्वियात में जो है वो पार्टिसिपेट करती है, अद्वियात इनसे बनाई जाती हैं, और ये अद्वियात का एक ज़रिया है जो कि डिजीज़ कंट्रोल करती है। इसी तरह से मुआशी जो डेवलपमेंट होती है इसमें एक रोल प्ले करते हैं, यानी जो मुल्क है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो इनकम के सोर्स ज़्यादा है, लोग विज़िट के लिए आते हैं, लोग जो है वो मुख्तलिफ मकासद के लिए बायोडाइवर्सिटी को यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से मुल्क के अंदर इकॉनमी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी तरह से न्यू चैलेंजेस अगर आते हैं वर्ल्ड में तो बायोडाइवर्सिटी की मौजूदगी जो है इनका मुकाबला करने की एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मुहैया होती है। अब हमने क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाता है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो पीछे वजूहात देखी हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है उसकी वजूहात क्या है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है,
इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन है, इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू स्पीशीज है। तो अगर हम इन फैक्टर्स को जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनती हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लेंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में सबसे मेन जो रोल है वो ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन बीइंग को अपनी जिम्मेदारी जो है इसको समझना चाहिए और समझ के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है इसको मेंटेन रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।